रिसेंटली लास्ट मंथ आप नितिन गडकरी साहब आए थे, आप उनसे मिले थे। वो आ गए मेरे पास। अच्छा। बोला यार क्या बजाते हो आप? मैंने बोला सर आप सुनना चाहोगे कुछ? बोला हाँ, वीर ज़रा मेरी फेवरेट मूवी है। ऐसा तो नहीं था कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी नहीं थी, पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे से मेरी नजर हटती नहीं थी। अच्छा, उसका बजाओ। मेरी भी फेवरेट बन गई आपकी टीम के, दोबारा से बजा दो। जितने भी यहाँ पे एक्टर्स आते हैं ना, इसलिए पॉलिटिशियन आते हैं ना, वो जब संतूर सुनते हैं ना दिल भर जाता है उनका। मैं प्ले करता हूँ ना संतूर, अल्लाह की कसम किसी किसी को आंसू आते हैं टपक, कोई इसको दिल से फील करता है ना। म्यूजिक दिल से भी। हाँ। आप किस किस और बॉलीवुड वाले से आप मिले हो? जैक श्रॉफ है, अजय देवगन है, शाहरुख खान है। क्या बोला शाहरुख खान की मुलाकात का पूरा? मैं आपको बताऊं तो अपने एक पाकिस्तानी सीरियल बहुत फेमस हुआ, कैसे इन्होंने आपको कनेक्ट करा और आपको भरोसा हुआ कि मैं इनको म्यूजिक करके दूंगा और मुझे पेमेंट मिलेगी? सबसे पहले तो साहिल भाई आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड काफी पॉजिटिव वाइब आ रही है। आपने जैसे ही अपने इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा बजाना शुरू किया तो फीलिंग आने लगी। तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि कुछ बजा के बताओ। बिल्कुल। संतूर। यस। ओके, समझाओ थोड़ा सा इसको, क्या बजाया आपने? यस। ये जो मैंने अभी सॉन्ग प्ले किया है ये कश्मीरी सॉन्ग है, कश्मीरी फोक सॉन्ग। कतो चुखन बाने वाला माशूक मैंने शराब की प्याल भरियो, ये पूरा कश्मीरी एक सॉन्ग है। जैसे फोक म्यूजिक में हम प्ले करते हैं उसी में ही बजता है, इंस्ट्रूमेंटल। ओके, मतलब आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए उस गाने को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कुछ बॉलीवुड है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल। एक दिखाइए वो भी। ये वीर जरा का बजाया आपने। हाँ जी, हाँ। तेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली ये मूवी पूरी हिट हो गई है अपने जमाने में भी और आज के जमाने में आज तक ये सुनते हैं। और जो स्टोरी है आज तक कभी बनी नहीं ऐसी कोई फिल्म जो वीर ज़रा मूवी है। और इसके ऑल सॉन्ग्स अब अगर देखोगे यशराज कंपनी ने इसको म्यूजिक कंपोज किया है। आप देख सकते हैं हर कोई इंस्ट्रूमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, चाहे संतूर हो, सितार हो, रबाब हो, फ्लूट हो, हर कोई इंस्ट्रूमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके,
बहुत बढ़िया। और म्यूजिक में एक खास बात होती है जो आपको एक पॉजिटिविटी और एक अच्छा कनेक्शन देती है, बिल्कुल, और आप बिल्कुल सही बहुत फ्रेश फील करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और मेरे को लगता है कि अगर किसी की लाइफ में यदि कोई नेगेटिव चीजें चल रही हो, थोड़ा डिप्रेस चल रहा हो, तो वो म्यूजिक सुन ले, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं वहीं पे पॉजिटिविटी हाँ, फील करना बिल्कुल शुरू कर सही दे। बात है। ओके, सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कैसे संतूर की शुरुआत हुई, थोड़ा अपना बचपन में लेके चलिए, बिल्कुल, जहां से आपने पहली बार संतूर के बारे में सुना और पहली बार पकड़ा तो क्या समझ आया? मैं आपको बताऊंगा। यस। ये 2000 आई थिंक 2004 या 3 की बात होगी। तो हमारे मोहल्ले में ना एक उस्ताद थे, मोहम्मद इस्माइल भट्ट साहब। ओके। वो बच्चों को क्लासेस देते थे। तो फिर वहां पे मेरे कजन्स 2 जाते थे, एक का नाम एजाज आबिद, दोनों मेरे कजन ब्रदर है। ओके। तो वहां पे जाते थे सीखने के लिए, बट मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई कुछ पता नहीं था। तो वो जो उस्ताद वहां पे थे जी, वो मेरे मासा जी हैं। ओके। हाँ जी, हाँ जी, उनका नाम मोहम्मद इस्माइल भट्ट साहब है। तो वहां पे क्लास देने जाते थे। फिर बचपन में हम कितना खेलते थे, बहुत खेलते थे। मतलब बहुत खेलते थे। आजकल के बच्चे ज्यादा फोन पकड़ते आउटडोर हैं, एक्टिविटीज है नहीं है। हाँ वो नहीं है। हम बाहर ज्यादा खेलते थे। फिर खेलते खेलते मैं भी उनके साथ चला गया। उन्होंने बोला हमें 5 बजे क्लास देने जाना होता है। मैंने बोला चलो मैं भी देखूंगा, मैं भी जाऊंगा यार। तो जब मैं वहां पे गया तो वहां पे उस टाइम आपको पता ही होगा, जैसे इंडियन क्लासिकल है वैसे कश्मीरी सूफियाना होता है यहाँ पे। तो वो कश्मीरी सूफियाना सीखने जाते थे वहां पे। तो फिर खेलते खेलते जब मैं भी गया, मैंने वहां पे देखा संतूर, तबला, सितार, कश्मीरी सितार, इंस्ट्रूमेंट देखे। हाँ इंस्ट्रूमेंट देखे, और साजी कश्मीर, एक ढोल की थी। तो मैंने सोचा यार ये तो मजा आ रहा है यहाँ पे। और वो सरगम जब गा रहे थे, सारे गामा पादा नीसा, तो बहुत मजा आ रहा था, मुझे अच्छा लगा सुनने में। तो फिर मैंने सोचा यार मैं भी, अब मासा ही थे ना वहां पे उस्ताद, मैंने सोचा अब मैं भी आऊंगा यहाँ पे। तो फिर हमने स्टार्ट किया, फिर हम जाते थे वहां पे क्लास देने। हमारे 5 बजे से 6 बजे तक क्लास हमारा स्टार्ट होता था। तो फिर जब चलता गया, फिर मैंने पहले स्टार्ट किया ढोलकी लेके। पहले मैंने ढोलकी से स्टार्ट किया। तो फिर आहिस्ता 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 बजाने लगे सरगम। थोड़ा वोकल हम गाते थे, उसमें वोकल से गाना पड़ता है सूफियाना मूसिकी में। तो फिर हमने काम किया, फिर हम रोज क्लासेस देते थे, थोड़ा सीखने लगे। तो फिर हमें दूरदर्शन की तरफ से इवेंट्स आते थे परफॉर्मेंस का। तो फिर हम वहां पे जाते थे। फिर हमने सोचा यार हम टीवी पे आएंगे। उस टाइम की बात है जबकि मोबाइल भी नहीं थे तब। तो हम टीवी पे आएंगे। तो फिर जब दूरदर्शन चले गए तो वहां पे चलो इनको बच्चों को मेकअप करना है पहले। अच्छा। हाँ, तो लिया मेकअप रूम में। वहां पे जब मेकअप हुआ, हम नया ही देख रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है। हाँ। हम टीवी पे आ रहे हैं। अब जब अंदर स्टूडियो में गए, वहां पे कैमरा लगे हुए हैं 3। तो नर्वस हुए थे? पहले नर्वस होते थे, बहुत ज्यादा नर्वस होते थे। पूरा लाल हो जाता था चेहरा। क्योंकि एक तो सामने कैमरा मैन रहते थे, दूसरा मैनेजमेंट टीम रहता था, तीसरा हमें पता था हम टीवी पे आने वाले हैं, तो टीवी वाले सब लोग देखेंगे घर पे। तो फिर जब हम स्टूडियो पे बैठते थे तो 5-6 बार हमने इवेंट्स किए यहाँ ना, प्रोग्राम किए दूरदर्शन में। फिर जब घर पे देखते थे टीवी में आता था वो इवेंट कभी, तो खुश हो जाते थे। फिर हम ऐसे ही बचपन में जब सीखते थे तो फिर वो कुछ फॉरेनर्स आते थे देखने के लिए बच्चों को ये क्या सीखते हैं। तो मुझे याद है अभी भी, मासा के घर में हम थे, एक गार्डन था वहां पे उनके घर पे ना, यहाँ कश्मीर में श्रीनगर वाथोरा एरिया नाम है उनका। तो वहां पे जो गार्डन था ना, वहां पे हम यही सूफियाना रखा था एक इवेंट। हमारी उस टाइम जो यूनिफॉर्म होती थी ना, वो ग्रीन कलर की होती थी। ग्रीन क्यों होती थी पता नहीं, रखा था उन्होंने अपनी चॉइस के लिए। तो ग्रीन कलर, ऊपर से हम सारे बच्चे जो थे ना, छोटे छोटे बच्चे थे, तो वाइट शलवार और ग्रीन कुर्ता, ऊपर से वाइट एक रिबन रखते थे हम, मतलब बहुत लुक आता था अच्छा। तो फिर जब हम गार्डन में बैठे तो हम यही सूफियाना मौसीकी सुना रहे थे उनको। तो फिर वहां पे फॉरेनर्स आए, उन्होंने बर्फी लाई थी साथ, और लड्डू लाए थे। तो जब उन्होंने लड्डू बांटे, हम लड्डू खाया नहीं, खाते थे कभी कभार ऐसे, बट बहुत छोटे थे ना तब, तो बहुत लग रहा था ये कि भाई ये क्या बांट रहे, बर्फी बांट रहे, लड्डू बांट रहे। तो शौक बढ़ने लगा।
फिर उसके बाद 2008 में हम इवेंट्स यहीं पे करते थे कश्मीर में ही, कभी रेडियो में कभी दूरदर्शन में, बाहर कभी जाते नहीं थे। तो फिर मुझे याद है मेरा एक दोस्त गया था, ज़ुहूर उसका नाम है, वो दादा के साथ बाहर गया था जम्मू। तो फिर मैं उसको बोल रहा था यार जम्मू कैसा होता है, क्या आपको लगा जम्मू अलग शहर होगा? हाँ, क्योंकि छोटे थे ना। जम्मू कैसा होगा यार, तो काश मैं भी जा पाता वहां पे। असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि जब कभी इंसान आह भरता है ना, बोलते हैं कि हमेशा इंसान को अच्छा ही बोलना चाहिए, क्योंकि कभी ऊपर वाला सुनता है आपकी बात, वो कबूल हो जाता है। तो मैं अभी आपको हिस्ट्री बताऊंगा। तो फिर मैं शायद 7th पता नहीं 6th 7th क्लास में था, तो फिर हमें टूर पे लिया गया। कहाँ पे? दिल्ली। अच्छा, टूर पे कल्चर एकेडमी से। तो जब वहां गए, फिर टूर था, फिर वहां पे शायद उस टाइम पे 1000 मिला था वहां पे ना। हाँ, बच्चों को भी बहुत होता होगा। हाँ, बहुत ज्यादा। ये 2009 की बात है ये। अच्छा। तो 1000 मिला था, पता नहीं 1000 या 2000 मिले थे शायद हर किसी बच्चे को। तो फिर वहां पे हमने देखा इवेंट्स थे, वहां पे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, कश्मीर के भी थे, आउट ऑफ स्टेट भी थे बहुत सारे। तो हमें शौक पैदा हो गया। हम दिल्ली भी आ गए, बस में गए थे यहाँ से। अच्छा। तो फिर वहां से आए, फिर 2008 में शायद, हाँ 8 में, तो यहाँ पे इंटरव्यू था कल्चर एकेडमी में एक्टिंग में। अच्छा। तो 2008 में यहाँ पे बहुत हालात खराब थे। हाँ बिल्कुल, पूरा बंद था कश्मीर। 60 डेज वाली हड़ताल चलती, अमरनाथ वाली? नहीं, उस टाइम कुछ हुआ था, कुछ इंसिडेंट हुआ था शुपियन में। अच्छा। तो उस वजह से पूरा कर्फ्यू रहा था, पूरा 5-6 महीना कर्फ्यू था, पूरा बंद था, पूरा कश्मीर शटडाउन। तो अब इंटरव्यू था यहाँ पे उसी डेट पे कल्चर एकेडमी में। अब हमने किया काम, हम 4 बजे निकले घर से, क्योंकि तब गाड़ियां चलती नहीं थी, बाय वॉकिंग हम आए। अच्छा। कितना डिस्टेंस मैं बताऊंगा, कम से कम 8 किलोमीटर होंगे। 8 किलोमीटर होंगे। नहीं 8 किलोमीटर नहीं, ज्यादा 13-14 किलोमीटर होंगे। अच्छा, एक साइड से 14 किलोमीटर। हम छोटे ही थे। तो मैं तब क्लास पता नहीं 8th में था शायद, 7th में था। तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो मेरे साथ आए थे। तो अब थे 5-6 स्टूडेंट्स थे जिनको इंटरव्यू था वहां पे। तो हम निकले सुबह 4 बजे घर से। तो जब निकले घर से, अब चलते चलते जा रहे हैं यहाँ कल्चर एकेडमी की तरफ से। तो रास्ते में पुलिस रोकती है, कहाँ जाना है, हम ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, हमें इंटरव्यू है। तो चल रहे हैं थोड़ा 1-2 किलोमीटर हम चल रहे हैं। तो पहुंच गए यहाँ कल्चर एकेडमी, वहां पे इंटरव्यू दिया। तो फिर घर वापस चले गए ऐसे ही भाई वॉकिंग। अब अंदाजा लगा लो कितनी मेहनत है। 13 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, वो भी शहर में, और वो भी शहर पूरा बंद है, खाने के लिए कुछ नहीं है, डर इतना है, मार्केट पूरा बंद है। मुझे याद है फिर हम यहाँ जहांगीर चौक पहुंचे थे, वहां पे एक दूध वाला होता था, वहां पे हमने लस्सी पी, क्योंकि पूरा मार्केट शट डाउन था ना। तो और रोकते भी थे, गाड़ी अलाउड नहीं थी, कोई गाड़ी, कर्फ्यू था, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। तो फिर हमने वहां पे लस्सी पी। अच्छा। तो फिर उसी लस्सी पे हम घर पहुंच गए, मतलब वॉकिंग की। कितना 13 किलोमीटर चलने कितना टाइम लगा था कवर करने में? मुझे लगता है 1-2 घंटा लगा था। 2 घंटे लगे। हम घर से 5 बजे निकले थे, यहाँ पे हम शायद 9 बजे पहुंचे। अच्छा। यहाँ कल्चर एकेडमी। तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन हो गई मेरी। अच्छा। जो इंटरव्यू दिया था उसमें 7,500 स्कॉलरशिप मिलता था उस टाइम पे। अच्छा। हाँ, ईयरली पता नहीं, ईयरली या 3 मंथ का होता था वो शायद। अच्छा, ओके। 6 मंथ का, आई थिंक 6 मंथ शायद। तो उसमें 7,000 स्कॉलरशिप आता था। तब मैं छोटा था, मेरा अकाउंट भी नहीं था अपने नाम पे, तो वो पापा के नाम पे बनाया था। तो खुश हो गए घर वाले। भाई अलाउड नहीं करते थे म्यूजिक बजाना। क्यों नहीं करते थे वो? करियर नहीं है इसका। हाँ, उसी वजह से ना, एक्चुअली ये दरबदरी है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है आगे। तो फिर
काम हुआ, मम्मी पापा ने सपोर्ट किया मुझे, बोला नहीं आप कर लो, अच्छा लगता था उनको। अब मैं आपको बचपन की बातें बताता हूँ। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, तो मैं घर पे प्लेट बजाता था, प्लेट बजाता था, उसको इंस्ट्रूमेंट बना लिया, उसी को इंस्ट्रूमेंट बना, तबले के बदले ना प्लेट रखता था घर पे जिसमें हम खाना खाते हैं, उसी को बजाता था स्टार्टिंग में। तो मम्मी पापा देख रहे हैं, इसको शौक है जबरदस्त, तो फिर मैंने किया काम, अब सीखते जा रहे हैं। फिर यहाँ से स्कॉलरशिप मिल गया। उसके बाद मैंने दूसरा इंटरव्यू दे दिया दिल्ली में, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गई एक्टिंग में ना। तो फिर उसका पता नहीं 1,25,000 शायद स्कॉलरशिप मिलता था। अच्छा। हाँ, तो फिर वो भी लिया मैंने। अब शौक बढ़ता गया, पैसे भी आ रहे थे, पैसे भी आ गए। अब पैसे थे नहीं, अब पैसे भी आ रहे हैं, फैमिली भी खुश होगी, फैमिली भी खुश हो गई, क्योंकि पैसे पापा के अकाउंट में जाते हैं ना। हाँ, वो खुश हो रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। जो मिल कुछ नहीं रहा है। जो कमा रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अकाउंट पापा के नाम पे था ना। हाँ, छोटा था मैं, आपको तो नहीं मिलेगा, कपड़े खाना बस। मुझे हाँ वो देते थे। हाँ। कभी जब सुखार आता था मुझे 500 200 50 रुपए मिलते थे उस टाइम पे। ये बहुत पुरानी बात है। फिर उसके बाद काम हो गया। फिर 2013 में मैंने दूसरा एक इंटरव्यू दे दिया दिल्ली में CCRT से। अच्छा। उसने उससे पहले एक बात है, उससे पहले हमारा एक फेस्टिवल था बेंगलोर में। अच्छा। तो कभी गया नहीं था बेंगलोर, या कहीं गया नहीं, दिल्ली एक बार गया था मैं उससे पहले। जम्मू का ख्वाब देखा था तो दिल्ली पहुंच गए। हाँ, दिल्ली से सीधा बेंगलोर। मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। तो फिर दिल्ली में हमारा एक शो था न्यू ईयर पे। ओके। न्यू ईयर शो था, तो उनकी तरफ से था, CCRT की तरफ से, सेंटर फॉर कल्चर रिसोर्स ट्रेनिंग। ओके। उनकी तरफ से शो था। तो हमें 26 दिसंबर को पहुंचना था वहां पे। ओके। तो निकल गए यहाँ से, टिकट बनाई हमने, पता नहीं हम बाई रोड गए थे यहाँ से तवेरा में। अच्छा। तो फिर ये भी लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। बड़ी मुश्किलात आई थी हमें जाने में, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर यहाँ से हम निकले श्रीनगर से, तवेरा में बैठे हैं पीछे। 2 लड़के थे हम, एक ज़हूर, वो एस्कॉर्ट था मेरा। अच्छा। साथ वाला। तो उसको भी वो फंड मिल रहा था, मतलब आने जाने का किराया, और उसको अलग से फंड रखा गया था। तो वो भी साथ मुझसे 1 साल बड़ा होगा वो। अच्छा। तो जब घर से निकले तवेरा में बैठे, तो नया नया देख रहे हैं ना, अब अकेले जाना है। उससे पहले ग्रुप के साथ गए हुए थे। पूरे एकेडमी का पूरा मतलब सारा मैनेजमेंट साथ था उस टाइम पे, और बच्चे भी हम 80 थे शायद, 85 थे। अब अकेले हैं और दूसरा लड़का साथ है मेरा। तो जब यहाँ पहुंचे श्रीनगर, तो बोला किराया कितना है, 600 था उस टाइम पे जम्मू तक शायद। तो तवेरा ले ली, पहुंच गए जम्मू। मैं आपको सारी हिस्ट्री बता दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर जब जम्मू पहुंचे, अब बोले यार कितना रूम का रेंट होगा, हैं? तो बोला 500-600 तो होगा, क्योंकि विंटर सीजन था ना। तो 600 हमारे लिए एक पहाड़ जैसा अमाउंट था। हाँ। उस टाइम पे। तो पता नहीं कितने हजार साथ में रखे थे हमने, शायद 3-3 हजार। अच्छा। पता नहीं 3,000-5,000 दोनों को मिला के थे साथ। तो फिर जब जम्मू पहुंचे तो 1-2 बंदे और भी मिले हमें। तो उन्होंने बोला हम एक साथ ले लेंगे, कितना देना पड़ेगा, 100 रुपए देना पड़ेगा एक साथ लेके ना रूम में। उन्होंने बोला ठीक है। तो बैठ गए रूम में। फिर वहां से दूसरे दिन सुबह नहीं, इवनिंग में हमारी ट्रेन थी। अब रेलवे स्टेशन गए, तो बचपन में सुना था कि रेलवे पे डाकू रहते हैं, चोर रहते हैं। हाँ, बच के रहना लेके जाते हैं। हाँ। डर था। अब हम एक जगह बैठे हुए हैं, तो ट्रेन आई शाम को। अब नॉलेज भी नहीं थी ट्रेन की, क्या करना होता है, मतलब कोच क्या होता है, हाँ, डब्बा नंबर क्या होता है, सीट नंबर क्या होता है, स्लीपर नंबर, ये सब नॉलेज नहीं था। तो फिर काम हुआ। उस टाइम में पता नहीं शायद 9th क्लास में था शायद। तो क्योंकि आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सब चीजें पता चल जाती हैं, तब तो ये सब चीजें नहीं थी। बिल्कुल राइट। तो फिर अब जब ट्रेन आई, ट्रेन में ये डब्बा लगा नहीं है जिसमें हमें बैठना है, लगा नहीं है। फिर क्या किया? अब हम सोच रहे हैं यार हमें क्या करना है। हाँ। इसमें तो जो हम टिकट पे देख रहे हैं, इस पे तो कहीं पे लिखा नहीं है। हाँ। तो टीटी ने बोला आप कहीं पे भी बैठ जाओ। अच्छा। हम बैठ गए, उसमें जो उस डब्बे में बैठने वाले थे सारे अब वो अंदर चले गए। तो
जनरल की थी या स्लीपर था या एसी था? नहीं स्लीपर था वो, स्लीपर था। ओके। तो फिर हम बैठे, मैं ऐसे ही खड़ा बैठा हूँ क्योंकि बैठने की जगह नहीं है। जब रात भर दिल्ली तक खड़ा हूँ, खड़े रात भर पूरी रात भर। और आपका साथी भी खड़ा है? साथी कभी बैठता है कभी खड़ा रहता है, कभी बैठता है कभी खड़ा, क्योंकि सारी फैमिलीज खड़ा है ना जो उस ट्रेन में थी। अब उनके साथ पंगा भी किया उन्होंने जो पैसेंजर्स थे, तो हम तो छोटे थे, हम कुछ नहीं बोल सकते थे। तो माँ ने मुझे कुरान दिया था साथ ना, बोला था ये अपने पास रख लेना ये कुरान। तो फिर जब हम दिल्ली पहुंचे सुबह 7 बजे तक खड़ा, ना नींद की है, ऐसे ही खड़ा ट्रेन में बैठा हूँ। तो नींद भी लगी होगी, भूख भी लगी होगी। भूख भी लगी होगी और नींद भी लगी थी। सुबह पहुंचे 7 बजे। जब 7 बजे पहुंचे तो अब मैंने सोचा चलो अब तो ये जो मुश्किलात थे वो शायद खत्म हो गए। तो होटल लिया, ऑटो वाले ने उठाया हमें। उसने तो आपको अच्छा होटल लेके दिया होगा, मैं आपको बताऊंगा। तो बोला आप, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हमने होटल लिया या हम रात को पहुंचे थे दिल्ली, शायद रात को दिल्ली पहुंचे थे। नहीं सुबह हम दिल्ली पहुंचे ना, फिर हमने रूम बुक किया तो सो गए, ठीक है ना। सुबह हम उठे तो मोबाइल एक साथ था, तो सिम निकालनी पड़ी। उस टाइम ये नहीं था ना, हाँ तो सिम निकालनी पड़ी। तो जब सिम निकाली तो घर वालों को फोन किया, बात किया अच्छे से। तो सिम भी तब चलती भी लेट थी 24 घंटे के बाद। हाँ ये भी तो एक चैलेंज था। तो अब बात हुई घर वालों से, हम ठीक है वो है। तब हमारे पास इलेक्शन कार्ड भी नहीं थे एज की वजह से ना। तो फिर काम हुआ, फिर पूरा दिन हमने गुजारा। अब कहीं पे पार्क में बैठे थे, कुछ मूलियां वहां पे बेच रहे थे, तो वो खा ली हमने। तो हमारे पास टिकट नहीं है। हम सुबह 12 बजे पहले ऑटो में चढ़े वहां से, तो इसने छोड़ा यहाँ पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। न्यू दिल्ली नहीं हमने सिम नहीं निकाली उस दिन। अच्छा। हाँ, हम ऑटो लिया रेलवे स्टेशन से, हम चले गए यहाँ इस पे रिजर्वेशन काउंटर पे। अच्छा। वहाँ ना जो होते हैं टिकट, हाँ टिकट काउंटर। तो उन्होंने बोला टिकट नहीं बनेगा, कितना 5,000 का टिकट बन रहा है। अच्छा। कितना बन रहा है? 5,000। दिल्ली की स्टोरी आपको बता रहा हूँ आज। तो 5, क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते हैं ना। मतलब अगर आप कश्मीर आओगे, कश्मीर का कोई बाशिंदा आपके साथ गलत बिहेव करेगा तो आपके नजर में पूरे कश्मीर का इमेज जो है डाउन हो जाएगा। हाँ, आप डरने लगोगे कि क्या पता शायद सारी ऐसे ही होंगे। वैसे हमारे साथ दिल्ली में हो गया था। तो अब गए यहाँ पे ट्रैवल वालों के पास, तो उन्होंने बोला 5,000 में टिकट बन जाएगा। हमारे पास खाली 5,000 है। कहाँ जाना था आपको? बैंगलोर। हाँ। अच्छा, बैंगलोर। तो उन्होंने बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे पास ये नहीं है, वो पैसे नहीं है। हाँ। बोला कल का ट्रेन मिलेगा 3,000 में। अच्छा। नहीं 5,000 में मिलेगा। पता नहीं 6-7 हमारे पास है जमा। तो हमने बोला ठीक है, 4,500 तक बना दो। बोला ठीक है। ऐसी जनरल में 4,500। हाँ, इतना लूट दिया क्योंकि पता नहीं था ना हमें। तो उन्होंने बोला आप 2 बजे आ जाना। मतलब उन्होंने वो गेम खेली उस टाइम पे, क्योंकि हम दोनों छोटे थे। बोला आप 4 बजे आ जाना, 4 बजे यहाँ से टिकट लेके जाना। तो अब हम थोड़ा घूम के आ गए, तो 4 बजे वापस पहुंचे वहां पे। ऐसे कुछ खाया भी नहीं था हमने, क्योंकि हम पैसे बचाने के चक्कर में थे। हाँ, पैसे बचाने के चक्कर में। हाँ, क्योंकि हम बोल रहे थे अगर हमें पैसे खत्म हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे। उस समय एटीएम जमाना नहीं था ना, या गूगल पे, फोन पे, ये सब चीजें नहीं थी उस टाइम पे। तो फिर हुआ हम 4 बजे इनके पास वापस चले गए। तो इन्होंने बोला यार वो टिकट तो नहीं बन गई, अब 3,000 वाली बनेगी। हमने ऑलरेडी 3,000 इनको एडवांस किया है। तो बोला वो 7 बजे तक आएगी। कितने बजे तक? 7 बजे तक टिकट पहुंचेगी यहाँ पे। हमने बोला ठीक है। बजते 10 बज रहे हैं रात के। कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। तो ये जो 2 बंदे थे, ये बहुत मोटे थे, हेल्दी थे। अब हमें डर लग रहा है कि भाई ये क्या सीन है। इन्होंने पहले 4 बजे बोला, अब ये 7 बजे बोल रहे हैं, अब ये 10 भी बज रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? हम तो फंस गए। अब हम डरते डरते अंदर जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे पुरानी दिल्ली में आपको पता है कैसे है निजाम वहां पे आज भी। बिल्कुल। तो एक डर सा रहता है। मतलब पहले हम छोटे ही थे और वहां पे लोग भी इतने ज्यादा होते, लोग भी शराब पी के लोग रोडों पे ऐसे ही बैठे थे उस टाइम।
तो फिर रात के 11 बज रहे हैं। 2 बार मैं चला गया हूँ अंदर इनके पास ना, सर हमें टिकट चाहिए, क्या हमें, ठीक है। ये बोल रहा है यार चला रहे अभी आएगा। तो अब ये हमें बता रहे हैं कि आपको आप यहीं पे रहो सुबह तक, तो सुबह यहाँ से चले जाओ, क्या सुबह जाओ। हाँ, अब हम डर रहे हैं ना। हमने सोचा यार अब तो ये क्या सोच रहे हैं। हम दोनों ने कोट पहना है, ब्लैक कोट। हाँ, तो ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर बैठे हैं, हम अंदर नहीं जा रहे हैं शॉप में, हम बाहर ही बैठे हैं। ये हमारी बात कर रहे हैं, कोट से हमें समझ आ जाता है। टैक्सी वाला भी आ गया उनके साथ। हमने ऊपर से हमने बचपन में ही सुना था ना कि दिल्ली में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा चोरियां होती हैं। हम बहुत डर रहे हैं, बहुत। जो दूसरा है मेरा साथी, वो बेचारा, उसको रोना आ गया। अच्छा, कि हम कहाँ फंस गए। अब रात भी हो रही है। तो मैंने देखा एक सरदार फैमिली अंदर चली गई वहां पे ना, इस पे शॉप पे। हाँ, तो मैं इनके पीछे गया, मैंने बोला आप टिकट दोगे हमें या नहीं दोगे, मुझे भी आंसू आ रहे हैं ना। तो सरदार देख रहे थे हमें, तो उसने टिकट निकाली और दे दिया। टिकट बनी है 11, पता नहीं 600-700 या 800 में बनी थी टिकट। उसने 3000 एडवांस लिया। हम सोच रहे हैं कि पैसों को गोली मारो, हम बचने चाहिए यहाँ से, क्योंकि हमें समझ आ रहा है ना कि हम फंस चुके हैं यहाँ पे, अब इससे निकलना बात, अब हम निकलने चाहिए। तो अब हम बाहर निकले। जो ये टैक्सी वाला इनके साथ बात कर रहा था, तो इसने बोला कि कहाँ पे जाना है, मैं छोड़ता हूँ। हमने बोला नहीं, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें और भी साथी हैं आगे, तो हमें डिनर करके जाना है, खाना खा के जाना है। अभी पीछे देख रहा है, हम थोड़ा थोड़ा आगे चले गए तो पीछे से ऑटो वाला आ गया, मैंने हाथ दे दिया और निकल गए ऑटो में। अब हम पीछे देख रहे हैं, पीछे तो नहीं आ रहा है कोई, मगर हमें क्या हो रहा है, हार्ट में ऐसे दर्द दर्द हो रहा है। तो फिर हमने किया काम, सिम नहीं निकाली थी उस टाइम पे। तो फिर हमने काम किया, ऑटो ले लिया, मेट्रो स्टेशन गए। तो मेट्रो स्टेशन में ये निकाला सिम, नहीं, मेट्रो स्टेशन में हमने किराया भर लिया और टोकन ले लिया। उस टाइम टोकन होता था, टोकन ले लिया तो, और न्यू दिल्ली के लिए। तो न्यू दिल्ली पहुंचे, न्यू दिल्ली से ऑटो ले लिया। तो हमने बोला हमें किसी होटल पे छोड़ दो सर। तो बहुत सारी मुश्किलात आप सुनोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसने बोला कि कहाँ पे जाना है, हमने बोला हमें किसी होटल पे छोड़ दो आप। तो बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो अब हम ऑटो में बैठे, अब हम ऑटो वाले को भी डर रहे हैं। अब अंदाजा लगा कि कहीं ये भी डाकू ना हो, हम फंसते बच के आ रहे हैं। अब रात का टाइम है, 1-2 बज रहे हैं रात के। तो हमने बोला हमें किसी होटल पे छोड़ दो। अब हम गए एक होटल पे ना, तो वहां पे जब रूम में गए, रूम हम देखा, 600 उन्होंने बोला। हमने बोला ठीक है। तो रूम में गया तो मेरे भाई का ये इलेक्शन कार्ड था साथ, क्योंकि हमारा अपना नहीं था बना हुआ, हम छोटे थे एज में। मैंने भाई का इलेक्शन कार्ड दिखाया तो बोला ठीक है, रूम देता हूँ आपको, तो कोई बात नहीं। अब पुलिस भी था, 24 जनवरी आने वाला था। पुलिस ने चेक किया ये ना इलेक्शन कार्ड, सब चीजें, डॉक्यूमेंट्स जो हमारे वहां के बेंगलुरु के। अब ये डर गया होटल वाला, रूम नहीं मिला हमें। क्या अल्लाह की कसम, कश्मीरियों को नहीं देना। हाँ, वहां पे था ऐसा, मतलब डरते थे कश्मीरियों को ना। 26 जनवरी आने वाला था ना। तो असल में मीडिया ने हमारी जो हालत की है, यह सारी मीडिया का कसूर है। तो हम छोटे थे उस टाइम पे, तो रूम नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, अब हम फंस गए, रात का टाइम है। तो ऑटो वाला वेट कर रहा है नीचे, फिर से डर रहे हैं ऑटो वाला हमें कहीं मतलब उठा के लेके ना जाए। तो फिर हम नीचे चले गए, ऑटो में बैठ गए। फिर से उन्होंने बोला आपको कोई डरने की बात नहीं है, मैं आपको रूम अच्छा सा दिलाता हूँ। अब हम बैठे हैं ऑटो में, अब हम अपनी कश्मीरी में बात कर रहे हैं ना, यार हम क्या करेंगे यार, हम तो फंस गए हैं। तो वो ऑटो वाले ने बोला अगर आपको होटल नहीं मिलेगा तो मैं आपको घर लेके जाऊंगा, कोई बात नहीं। मतलब अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अब आप अंदाजा लगा लो। ऑटो वाला बोल रहा है कि आप डरो मत, मैं आपको घर लेके जाऊंगा अगर आपको होटल नहीं मिलेगा तो मैं उसको बोल रहा हूँ दूसरे भाई, मैं घर किसी के नहीं जाऊंगा, मुझे रोड पे भी अगर सोना पड़ेगा मैं रोड पे रहूंगा, मगर किसी के घर नहीं जाऊंगा, मुझे इस पे भरोसा नहीं है। अब हमें अंकल पे थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा, बातें करते करते ना। फिर उसने बोला कुछ आज बड़ा दिन चल रहा है, किसी औलिया किराम का ही था, ख्वाजा मदीन चिश्ती रहमतुल्लाह, उसका दिन चल रहा है। तो फिर हमने उसको स्टोरी बोल दी, अंकल हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। क्या
फिर उसने बोला हाँ यहाँ पे बहुत लूट मार मचते हैं, डाकू रहते हैं, वो लेते हैं पैसे वैसे सारे लेते हैं। फिर उन्होंने एक होटल पे ले लिया, उसने 1000 बोला रात का। तो हमने बोला ठीक है, हम अब सोच रहे हैं कहीं पे हम रेस्ट करें, क्योंकि परसों से हम ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं, थके हुए हैं। तो पहुंच गए, उसने होटल ने 1000 ले लिया रेंट। मैंने बाई का इलेक्शन कार्ड दिखाया तो रूम मिला हमें और सो गए। कुछ खाया नहीं है, भूखे ही 2 दिन, कुछ भी नहीं खाया हमने। मैं सूसू करा ना, पूरा लाल सूसू हो रहा है, इतना मतलब पूरा खाया नहीं था, पानी तक नहीं पिया था। तो रात निकल गई। सुबह हमने कुछ ब्रेड वेड मंगाए, वो ब्रेड खाए, सिम निकाली सुबह, घर वालों को कॉल किया। तो जब घर पे कॉल किया, बात हुई सबसे, तो घर वालों को नहीं बोलेंगे ना ऐसा हो गया, वो डर जाएंगे। तो टिकट 1100 की है, जनरल में है ये, तो न स्लीपर में है। तो फिर हम गए रेलवे स्टेशन। अंकल ने बोला सुबह जब उठोगे रेलवे स्टेशन आपके होटल के पास ही है, यहाँ पे जाना। तो फिर वहां पे चले गए। तो वहां पे टिकट ट्रेन का वेट कर रहे हैं। अब टीटी को हम टिकट दिखा रहे हैं कि हमारी ट्रेन कौन सी वाली है, कहाँ पे निकलेगी, क्योंकि वो नॉलेज नहीं था ना। तो टीटी ने बोला ये रेलवे स्टेशन नहीं है, आप गलत रेलवे स्टेशन पे आए हो, ये दूसरा रेलवे स्टेशन है। कौन सा वाला था? पुरानी दिल्ली या निजामुद्दीन वाला? नहीं, पुरानी दिल्ली। अच्छा। अब हम क्या करेंगे, फंस गए। तो बाहर गए, वैन वाला था, हमने बोला हमें इस पे जाना है, रेलवे स्टेशन पे जाना है पुरानी दिल्ली। तो बोला 300 लगेंगे, 250। तो हमने बोला ठीक है, हमें पहुंचा दो किसी भी हाल में। बैठ गए, इसने 1 2 3 4 में हमें पहुंचा दिया, क्योंकि ट्रेन में 5 मिनट है निकलने में। तो इसने इतनी तेज गाड़ी भगाई ना, क्योंकि वो एक्सपर्ट भी होते हैं, दिल्ली के जो वैन वाले हैं वो एक्सपर्ट होते हैं। उसने पहुंचा दिया। तो हमने दे दिया पैसा उसको। अब पता नहीं है ना किस में बैठना है, किस कोच में बैठना है। तो टीटी को टिकट दिखाया। तो टीटी ने बोला बेटा आप तो मर जाओगे, आप घर जाओ वापस। क्यों? ये तो वेटिंग है। टिकट 3 दिन का सफर है बेंगलोर तक, कैसे रहोगे आप? तो हमने बोला हमें कहीं पे भी बिठा दो। क्या? बोला जहां पे मर्जी है वहां पे बैठो। हम बैठ गए। वॉशरूम जो ट्रेन का होता है ना, साथ में वॉशरूम जो होता है ना, वॉशरूम में एक फौजी ने ट्रंक रखा था, वहां पे हम बैठ गए। क्या? ट्रंक के ऊपर, क्योंकि हमारे पास स्लीपर नहीं है अवेलेबल, ये न सीट है न स्लीपर है। अब हम क्या करेंगे, वहीं पे बैठे। तो वहां पे एक राजस्थान का था, एक लड़का इंजीनियर था, वो मुझे नाम नहीं है उसका याद। तो फिर उसने, अब चाय वाला आ गया, उसने बोला मैं पैसे देता हूँ, दोस्ती बन गई उसके साथ ना। तो फिर हमने उसको साथ ये स्टोरी शेयर की। तो फिर बोला उसने यार आपको क्यों नहीं है पता ये सब चीजें। फिर उसने बोला ये बुक खरीदो, मेरे पास भी ये बुक है, इसमें सारी ट्रेन की डिटेल्स लिखी हुई होती हैं, कौन सी ट्रेन है, कौन सा कितने बजे निकलेगी, ये आप बुक ले लो, आपको थोड़ा नॉलेज बनेगा, इससे पता चल जाएगा। तो हमने बोला ठीक है। अब ये दोस्ती बहुत अच्छी हो गई हमारे। 2 दिन हम वहीं पे खड़े हैं, मतलब रात भी वही खड़े हैं। जब सुबह का टाइम आता है हम वहीं पे ट्रंक पे बैठे हुए हैं। ये इसमें लड़कियां थी इस डब्बे में, कोच में। तो वॉशरूम आती है, मैं उनको नल का ऊपर रखता हूँ, वो ऐसे करना होता है तो पानी छोड़ता है वो। निकल गए ऐसे ही 1 दिन 1 रात। तो फिर पता नहीं दूसरे दिन शायद हमें मिला स्लीपर। हाँ, अब हम वहां पे गए तो वहां पे ऐसे ही लेट गए। पहुंच गए बेंगलोर। बेंगलोर CCRT जब पहुंचे तो वहां पे जब हम, कश्मीरी 2 है दिखाई दे रहे, कश्मीरी अलग से ही, क्योंकि हाँ अलग से ही टोपी है, कोट है, अपना कल्चर ना, अपना कल्चर होता है। तो वहां पे ऑल ऑफ इंडिया के जो आर्टिस्ट थे वो आए हुए थे। तो फिर हम वहां से लेके गए वैली स्कूल बेंगलोर। वहां पे हमें प्रैक्टिस करवाया जाता था। तो फिर हमने वहां पे स्टोरी शेयर किया, ऐसा ऐसा हमारे साथ हो गया। तो फिर उन्होंने कार्ड दे दिया हमें ना, बोला ये पहन के जाओ, जहाँ पे भी पुलिस या कोई भी मांगे ये दिखा देना, यहाँ पे हम इनकी तरफ से है। तो अब वहां से निकल गए,
क्योंकि छोटे ही थे ना, एक इमोशनल हो जाता है ना जब 5-6 दिन, 5-6 दिन हम साथ रहे ना, सारे बच्चे, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, तो मतलब याद आ रही हैं। अब घर जा रहे हैं वापस यार, कितना मतलब पहले बहुत इमोशनल हो जाता था इंसान जब ग्रुप में रहता था। अगर आपको याद होगा, दोस्तों के साथ भी जब रहते थे ना, फिर दूरियां बर्दाश्त नहीं होती थी। कहाँ हो, हेलो चाय पी रहा हूँ, बस अभी आ जाओ, बाहर में वेट कर रहा हूँ। मतलब कुछ साल पहले भी ऐसा होता था। बिल्कुल। तो अब निकल गए घर के लिए, अब जहाँ पे कार्ड मांग रहे थे वहां पे दे रहे, तो हो गई स्टोरी खत्म। अब हम घर आ गए, मैंने लिख के रखी थी ये स्टोरी। अच्छा, हाँ, तो फिर उस टाइम भी एक्टिंग में मैंने स्कॉलरशिप लिया था। अच्छा। तो फिर संतूर को मैंने ले लिया 2013 में। ओके। 2013 में तो हमारे यहाँ पे राजबाग में एक डिपार्टमेंट था, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट। तो वहां पे मैंने ज्वाइन किया ऐसे ही, तब मैं शायद पीयूसी में था। तो 3 मंथ का कोर्स होता था संतूर का। तो वहां पे मैंने क्लास स्टार्ट किए। वहां पे उस्ताद थे आदिल तिब्बत बकाल साहब। अच्छा। तो वहां से मैंने स्टार्ट किया 3 महीने का कोर्स। फिर 12th पास किया। 12th पास में ऑडिशन दे दिया वहाँ फाइन आर्ट्स, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट में। तो 12th के बाद मैंने इसी में फिर डिग्री की। ओके। 5 साल की डिग्री रहती है, 5 साल की डिग्री की। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर पूरा इंडिया, ऑल इंडिया में होके आया हूँ। और तब गरीब हुआ करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अमीर हो गए। अमीर नहीं है, मतलब अमीर तो कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि सबको मिट्टी में ही जाना है वापस। मरना तो सबको ही है, चाहे कोई किसी के पास 10 पैसे हो, 1000 हो, लाख हो, करोड़ हो, बट सबको एक ही जगह जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना जिंदगी में, वो सुकून है। और एक सुकून है ना, और ये सेहत है। ये बड़ी मतलब सबसे जो कीमती है ना सामान, वो ये 2 चीजें हैं, एक सुकून और सेहत है। आप देखोगे अगर किसी के पास कितने भी पैसे हो, बट सुकून और सेहत ना हो, उसको किसी चीज में मजा नहीं लगता, किसी भी चीज में। अगर गरीब हो, उसके पास 100 रुपया हो, सुकून हो, सेहत हो, उसमें उसको भी एंजॉय करता है, उसी 100 रुपए में मजा आता है उसको। तो फिर ऑल इंडिया में इवेंट्स के लिए जाता हूँ, बाई ईयर आता हूँ, बाई ईयर जाता हूँ। वहाँ पे अकोमोडेशन 5 स्टार होती है। तो पहले हम देखते थे 100 रुपए कहाँ पे कम मिलेगा, 50 रुपया रूम कहाँ पे मिलेगा, 200 रुपया वाला रूम कहाँ पे मिलेगा, वहां पे जाते थे। आज 5 स्टार प्रॉपर्टी में, आज 5 स्टार हर जगह, जहाँ पे भी इवेंट्स के लिए जाता हूँ 5 स्टार प्रॉपर्टी में अकोमोडेशन रहता है। तो फिर 2013 में मैंने संतूर को ले लिया। फिर मैंने 2013 में ललित ग्रैंड पैलेस जो है श्रीनगर में 5 स्टार होटल, वहां पे बजाता था इवनिंग में। अच्छा, वो बोलते थे कि यहाँ पे इवनिंग में बजाओ। इवनिंग में, हाँ। कितने देते थे उस टाइम पे पैसे? वो पर डे के कितने पैसे लेते थे? पर डे नहीं, वहां पे मंथली सैलरी थी 13,000। 2013 में? तो 13 में। और कितने घंटे बजाते थे शाम में? 2 घंटा 2 घंटा बजाता था। 8 से 10 3 दिन वीक में, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो मतलब 12 दिन अपने महीने में बजाने और 13,000 रुपए लेने। 13,000 लेना है। हेल्दी अमाउंट। हाँ, अच्छा अमाउंट था उस टाइम का, अच्छा अमाउंट था ना। तो फिर स्टार्ट किया वहां से। और भी एक लड़का था, वो भी आता था मेरे साथ, ज़हूर। तो हम बजाते थे। फिर उसके बाद मैंने संतूर में इवेंट्स किए, परफॉर्मेंस किए। फिर आउट ऑफ स्टेट चला गया, हर जगह भी जा रहा हूँ। कल मैं रायपुर जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ रायपुर। अभी मैं होके आ गया, बम्बई से आया, फिर बम्बई से गुवाहाटी गया। बॉम्बे में इवेंट के लिए गए थे? इवेंट के लिए। ओके। खाली इवेंट के लिए। किसी का पर्सनल इवेंट था या कॉर्पोरेट इवेंट था? हाँ। ओके। पहले बम्बई गया, अभी मतलब आना जाना रहता है। तो ये आपकी ऑनलाइन बुकिंग्स होती है? ऑनलाइन बुकिंग्स होती है। ओके। कुछ फेसबुक से होती है, कुछ इंस्टाग्राम से होती है। ओके। ये पावर है सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया के बहुत सारे पावर। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद दिख ही नहीं। हाँ, मैं वीडियो कभी अपलोड करता हूँ तो वो वायरल हो जाता है, तो उसी टाइम बुकिंग आ जाती है। वेडिंग है, कॉर्पोरेट इवेंट है, VIP फंक्शन है, उसमें इनवाइट करते हैं तो मैं जाता हूँ। तो आप कैसे चार्जेस क्या रहते हैं? मेरा चार्जेस रहते हैं 60,000 1 घंटे के। हाँ, 1 घंटा का इवेंट रहता है वहाँ पे। 60,000 कॉर्पोरेट है ये? चाहे कॉर्पोरेट हो या वेडिंग हो। 60 फिक्स्ड है? फिक्स है, 60 से कम 1 रुपया भी नहीं होगा। तो आपके और भी होंगे ना साथ में टीम में? नहीं, सोलो संतूर। अगर ग्रुप में करता हूँ तो उसमें ज्यादा अमाउंट रहता है, क्योंकि वो देखना पड़ता है ना। हाँ, तो अब आउट ऑफ स्टेट, अभी कल रायपुर जा रहा हूँ। इस मंथ की बात कर रहा हूँ, इसी मंथ की। मुंबई गया, गुवाहाटी गया, चेन्नई गया,
रायपुर 2 बार गया, अभी कल फिर से रायपुर जा रहा हूँ। मतलब इतने इवेंट्स करता हूँ। 7 इवेंट कर चुके हो। 7-8 इवेंट कर चुका हूँ इसी मंथ को। मतलब संतूर, एक टाइम पे आपके पास एक रूम और एक ट्रेन की टिकट करने के पैसे नहीं थे। हाँ। टुडे यू आर मेकिंग अप्रॉक्स 5 to 6 लाख पर मंथ। मतलब इफ आई मतलब अगर हो 5 जाता है, सात हो जाता मतलब कभी हो जाता है। हम्म। मतलब विंटर में सीजन आता है ना बाहर वेडिंग्स का, हो जाता है, आराम से हो जाता है। आपका समर में ऐसे चलो तो विंटर में डबल तो हो ही जाएगा। समर में हो जाओ, अभी समर में भी इतना, मैं आपको बताऊंगा लास्ट ईयर यहाँ पे पहलगाम में इंसिडेंट हो गया था ना। हाँ। अब मैं सोचा यार क्या करेंगे, काम है नहीं, मैंने गाड़ी निकाली थी ब्रीजा, उस टाइम 12.5 लाख की निकाली थी। अच्छा। तो पहले गाड़ी भी नहीं होती थी, हाँ। कुछ भी नहीं होता था, तो संतूर हाथ में लेके जाना पड़ता था। और जब पहले मैं इवेंट करता था उस टाइम में मेरा फीस रहता था 1000 रुपया, अच्छा, 500, 600, 700 रुपया। तो फिर बढ़ता गया 2500, नहीं 1500, फिर बढ़ता गया 2500, फिर उसके बाद बढ़ता गया 5000, फिर ऐसे ही बढ़ता गया। यहाँ पे मैं 20,000 लेता हूँ अपने कश्मीर में, 20,000 अच्छा, लेता यहाँ पे 20 लेते यहाँ पे 20 लेता हूँ। यहाँ पे फिर आपको ट्रैवल भी नहीं करना है, ट्रैवल नहीं करना पड़ता है, मतलब दिन भी जाया नहीं होते हैं ना, तो यहाँ पे इतना ही चार्जेस लेता हूँ। तो फिर ये जब रूल बनता गया, बढ़ता गया, फिर मैंने अपने साथ रबाब भी शामिल किया, तबला भी शामिल किया, क्योंकि मेरा अपना एक उसूल है। क्या? मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, तो किसी ने किसी आर्टिस्ट को ले लिया, हमें यहाँ पे इवेंट करना है, प्रोग्राम करना है, तो हम जाएंगे इवेंट के लिए। फिर उन बेचारों को पैसे नहीं देते। ओके, है समझ? पैसे नहीं देते। आपके साथ हुआ कभी ऐसा? मेरे साथ हुआ, मैं दोबारा नहीं देखता हूँ, चाहे वो कितनी बड़े लेवल का हो बंदा, कितना बड़ा आर्टिस्ट हो, जिसका जमीर खराब होता है ना, उसको देखना भी नहीं चाहिए। और वो अपने बलबूते पे गिर जाते हैं, फिर उनको इसलिए नहीं देखता है कोई। मैंने कितने सारे आर्टिस्टों को देखा बेचारों को, मतलब जो हमारे नजर में, जिनको हम टीवी पे देखते थे, रेडियो पे सुनते थे, यार ये तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बट जब रिकॉर्ड उनका देखते हैं, आर्टिस्टों के पैसे खाए उन्होंने। छोटे छोटे बच्चों को लेके जाते हैं, बड़ों को लेके जाते हैं। आर्टिस्ट बेचारा सोचता है कि चलो मुझे 3,000 2,000 मिलेंगे, 3,000 मिलेंगे, तो मैं इवेंट के लिए जाऊंगा इनके साथ, और मैं अपने बोलूंगा भी मैं टीवी पे आ रहा हूँ, रेडियो पे आ रहा हूँ, और बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ। फिर वो जो बड़ा आर्टिस्ट है, वो उनको पैसे नहीं देता है बेचारों को, इसीलिए वो ऊपर वाला उनको ऊपर लेके जाता है, पर एकदम नीचे गिराता है, फिर उनको कोई पूछता भी नहीं है। बट सारा ये अपनी गलती होती है कि आप उसके साथ जुड़िए, सच सोलो कर लो या किसी बड़ी कंपनी के साथ जुड़ जाते। मेरा एक उसूल है, मैं किसी को लेके जाऊंगा ना अपने साथ, किसी आर्टिस्ट को, मैं उसको अपनी जेब से पैसे दे दूंगा। फिर मुझे मिले या ना मिले, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो मेरे थ्रू से आया ना, वो मेरी वजह से गया है वहां पे, उसको मैंने बुलाया है। मेरा उसूल है बचपन से ही, मैं अगर किसी भी आर्टिस्ट को इनवाइट करूंगा ना अपने साथ, मैं अपनी जेब से उसको पैसे दे दूंगा। मतलब मेरा जमीर ही नहीं मानेगा कि मैं उसको पैसे खाऊंगा, कुछ भी पैसे खाऊंगा। इसीलिए मुझे लगता है, एक तो मैं यूथ के लिए एक मैसेज देना चाहूंगा, मतलब जिसको भी जिंदगी में कामयाब होना होगा ना, वो अपनी माँ बाप की खिदमत करे। ये सब, मतलब जिसको भी कामयाब होना होगा, अगर कोई भी हो ना, पैसे कमाने वाला हो, मगर माँ बाप उसके साथ नहीं हो, वो आखिर गिर जाता है। ये हमारा कुरान, किसी भी मजहब में, किसी भी मजहब को लेके आप देख लो, हर किसी मजहब में माँ बाप की खिदमत से आप आगे चले जाओगे। पॉइंट। हाँ, माँ बाप की दुआ आप साथ लेके जाओगे, आप आगे बढ़ जाओगे, कभी भी आप ये नाकामयाब नहीं हो जाओगे। हाँ, हमेशा आप कामयाब हो जाओगे, क्योंकि आपके पीछे माँ और बाप की दुआ लगी हुई है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 दुआओं के बीच पर्दा नहीं होता है। उसमें एक दुआ होता है जब माँ और बाप बच्चे के लिए अच्छी दुआ करता है, मतलब उसमें पर्दा नहीं होता, वो डायरेक्ट ऊपर वाले के पास जाता है, वो कबूलियत होता है। माँ बाप बच्चे के लिए अच्छी दुआ करेगा, वो हमेशा कबूल हो जाता है, और वो फिर वही बेटा कामयाब हो जाता है। अब आजकल के जमाने में अगर हम देखेंगे, आजकल माँ बाप बच्चों को गाली देते हैं, माँ बाप बच्चों को बुरा भला बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के हरकत जो है वो अच्छे नहीं है, मतलब बहुत बैड हैबिट है। इसलिए रीजन है कि बच्चे सफल नहीं हो रहे इतना। हाँ, मतलब मैं आपको बोलते हैं कि मैंने एक दिन बड़ों से सुना है कि बच्चा बेअदब अगर होगा ना, शरारती अगर होगा ना, चलेगा,
अगर बच्चा शरारती हो बेअदब हो चलेगा, मगर बदतमीज नहीं होना चाहिए, तमीज वाला बच्चा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शरारती बचपन में हो जाता है बच्चा, गुस्सा आता है, मगर एक चीज पे हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा बदतमीज ना हो कभी, कि बड़ों के साथ बात कैसे करनी है, अपने वालिदैन के साथ कैसे बात करनी है, इसको बचपन में ही जब तरबियत होगी ना, फिर उसको बोलने की जरूरत नहीं है। 12 साल का हो जाए, उसको पता है मुझे क्या करना है। हमारा क्या है, हमारा उल्टा है, क्योंकि हम मगरिब को फॉलो करते हैं ना, हम अपने इस्लाम को फॉलो नहीं करते हैं ज्यादा। तो हमारा क्या है, नहीं अभी तो छोटा है बच्चा, कभी गलती करता है, क्योंकि बच्चे को जो दिमाग होता है ना वो एकदम सेव करता है, उसको पता है मैंने इसको मारा थप्पड़, मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया, चलो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। फिर 12 साल के बाद आप उसको बोल रहे हो, मार रहे हो, बट वो मानेगा नहीं आपकी बात, क्योंकि बचपन से उसको तरबियत, जब आपको समझाना था तब आपने समझाया नहीं, पॉइंट। जब आपको अब समझाना है तो अब समझा रहे हो, बट वो समझ नहीं पा रहा है। बच्चा वो जैसा आप उसको मोल्ड करोगे वैसा ही बनेगा, वो वैसे ही बनेगा। और किसी भी फील्ड में, चाहे कोई भी फील्ड हो, म्यूजिक हो, एजुकेशन हो, कोई भी फील्ड हो, हर किसी फील्ड में आपको माँ बाप की दुआ की जरूरत है। ये बात तो बिल्कुल, ये बात। और दूसरी बात, कश्मीर में पहले क्या होता था, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था उतना रेस्पॉन्ड नहीं देते थे संतूर को ना, बट ये ओरिजिनली मतलब यही पे फेमस हुआ है कश्मीर में संतूर ना। संतूर इंस्ट्रूमेंट है, असल में ईरानी इंस्ट्रूमेंट है संतूर, तो यहाँ पे फेमस हो गया कश्मीर में, इसीलिए इसको प्यार करते हैं, क्योंकि ये सूफियाना में यूज होता था। सूफियाना जो मूसिकी होती थी उसमें ज्यादा नात होते थे, मतलब जो नात मतलब जो हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके कलाम्स होते हैं ना, उनको गाया जाता था इस पे, तो इसलिए रेस्पेक्ट करते हैं। तो पहले ये जो इंस्ट्रूमेंट है ईरानी ने इसको वीणा बोलते हैं। वीणा का मतलब होता है 100 का मतलब मैं आपको बताऊंगा। 100 का मतलब है ये 100 स्ट्रिंग्स का इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, मतलब 100 वाइड्स लगी इसके अंदर। हाँ, 100 स्ट्रिंग्स है इसमें। ओके, तो इसमें संतूर क्यों बोला जाता है? हाँ, क्या मतलब ये सवाल है, संतूर क्यों बोला जाता है? संतूर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 100 स्ट्रिंग्स है। 100 स्ट्रिंग्स है। 100 को हिंदी में बोलते हैं 100। हाँ, इसीलिए बोलते हैं इसको संतूर, 100 तारों का इंस्ट्रूमेंट। 100 तारों का इंस्ट्रूमेंट संतूर इसीलिए बोला जाता है। दैट्स ग्रेट। और संस्कृत में वीणा बोलते हैं। वीणा का जो मीनिंग है वो 100 है। हाँ, इसलिए 100 तारों का इंस्ट्रूमेंट संतूर बोला जाता है इसको। दैट्स ग्रेट। अच्छा साहिल भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइक आपने इतना स्ट्रगल करा, लाइक इस तरीके से फिर आज आप इतनी दूर तक पहुंचे, एक बहुत अच्छा हेल्दी अमाउंट कमा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। डे बाय डे आपका नाम बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और टाइम नहीं, आपको बुकिंग्स मिल रही हैं, आपको काम मिल रहे हैं। तो जो पर्सनल रहते हैं, जैसे वेडिंग वाले हो गए, बर्थडेज वाले हो गए, ऐसे वाले इवेंट्स हो गए, इस वाले और जो आप ये कॉर्पोरेट इवेंट करते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है करने का? मैं बताता हूँ इनमें फर्क क्या है। जो कॉर्पोरेट इवेंट होता है ना, वहाँ पे आपको लोग सारे सामने बैठेंगे और सुनेंगे आपको, क्योंकि इवेंट यही होता है उस टाइम पे। वेडिंग में क्या होता है, वेडिंग में कहीं पे ऐसा होता है वो सुनते हैं लोग आपको, कहीं पे ऐसे अपनी बातों में लगा रहता है, ये फर्क रहता है। अभी आप बहुत सारे लोगों से मिले। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने एक पाकिस्तानी सीरियल बहुत फेमस हुआ, उसका पूरा का पूरा म्यूजिक आपने किया। हाँ, इश्क मुर्शिद में संतूर म्यूजिक मैंने दिया था। ओके, तो पहले ये बताओ कि कैसे उन्होंने आपको कनेक्ट करा, क्या बोला, और आपको भरोसा हुआ कि मैं इनके साथ इनको म्यूजिक करके दूंगा तो मुझे पेमेंट मिलेगी? मैं आपको बताऊंगा, और कितनी पेमेंट ली? हाँ, वो बताऊंगा मैं जी। है मेरे वहाँ पे दोस्त बहुत सारे पाकिस्तान में। एक है जुल्फिकार, जो कोक स्टूडियो का अभी सारा मैनेजमेंट देख रहा है। ओके, जुल्फिकार हाँ। और ये जिबा मंगश है, एक सिंगर है पाकिस्तानी, वो भी मुझे जानते हैं। और अब मेरा दोस्त अहमद है, अहमद जाजीब, जिसने वो सॉन्ग गाया था तेरा मेरा है प्यार अमर। अच्छा। इश्क मुर्शिद में जो हिट सॉन्ग हुआ ना, ऑल वर्ल्ड हिट हुआ, इंडिया में भी हिट हो गया वो, तेरा मेरा है प्यार अमर। तो वो सॉन्ग उसने गाया है। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे, जब मैंने ये सॉन्ग सुना, मैंने सुना यार मैं भी इंस्टाग्राम पे इसको अपलोड करूंगा इंस्ट्रूमेंटल। तो मैंने इंस्ट्रूमेंटल अपलोड किया, टैग किया उसको, अहमद को। तो अहमद ने मुझे मैसेज किया, बोला आप इसको रिकॉर्ड करो।
क्या record मुझे मुझे अपना नंबर भेजो। मैंने नंबर भेज दिया, बोला साहिल आप इसको रिकॉर्ड कर दो क्योंकि मैं सीरियल में डालूंगा एपिसोड्स में। मैंने बोला ठीक है। तो उसने वहां से मुझे भेजा। आपने इसमें म्यूजिक में होता है अपने ना, मतलब स्केल क्या रहेगी, स्केल कितना है, क्या है, स्केल क्या रहेगी, ये माइनर रहेगा, मेजर रहेगा, तो ये टेम्पो क्या रहेगा, तो पूरा बनाना पड़ता है। तो उसने मुझे भेज दिया डिटेल्स, तो मैंने रात को रिकॉर्डिंग किया, रात के 1 बजे शायद रिकॉर्ड किया, उसको भेज दिया। उसने बोला डन है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। मुझे बताया अमाउंट कितना डालना है, मैं आपको डाल दूंगा जो आप बोलोगे। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे दोस्त हो, आप ले लो, कोई बात नहीं। तो फिर उस पूरे सीरियल में आया था ये संतूर म्यूजिक मेरा। अब बजा के बताओ। हाँ बहुत खूबसूरत। ये सीरियल भी काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया और काफी ज्यादा लोगों बहुत हिट हो गया। इसके बाद आपने अभी आप रिसेंटली लास्ट मंथ आप नितिन गडकरी साहब आए थे, आप उनसे मिले थे। हाँ जी हाँ जी। तो वो कैसे, बहुत सारों से मिला हूँ मैं। हाँ मतलब एक एक करके कैसे क्या बात की, पहले नितिन गडकरी सर से बात, मतलब उसके बारे में बात मैं आपको बताऊंगा। यस। नितिन गडकरी सर से जब मैं मिला था, मैं ये बजा रहा था। अच्छा, बजा रहे थे आप वहाँ? हाँ मैं बजा रहा था, एक सॉन्ग है। अच्छा सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, आपको इनवाइट किया था जम्मू कश्मीर की पॉलिटी, मतलब यहाँ पे उसी नहीं ऐसे बजा रहे थे? मैं एक्चुअली ललित में जॉब करता हूँ एज ए म्यूजिशियन। वहाँ पे मेरा सुबह रहता है अब इवेंट ना, तो वहाँ पे बजा रहा था। वो वहाँ पे आए हुए थे पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, ललित में? हाँ ललित में। तो मैंने सॉन्ग प्ले किया। ये एक सॉन्ग है ये रजिया सुल्तान का। अच्छा, कौन सा? ए दिले नादा। अच्छा, थोड़ा सा ऐसे माइक के बिना ऐसे बजा करना, मैं आपको बताता हूँ। ये बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है ये। ये सॉन्ग है रजिया सुल्तान मूवी का, ए दिली नादा। हिमा मालिनी इस पे ना गा रही है। ओके। तो ये जो संतूर बजाया था पंडित शिव कुमार शर्मा साहब ने बजाया था। इसी मूवी में। फिर सिलसिला में भी बजाया था। पूरा इंट्रोड्यूस हो गया संतूर बॉलीवुड में। तो ये सॉन्ग मैं बजा रहा था, वो आ गया मेरे पास। बोला यार क्या बजाते हो आप बेटा? मैंने बोला सर आप सुनना चाहोगे कुछ? बोला हाँ क्यों नहीं, वीर ज़रा मेरी फेवरेट मूवी है। अच्छा उसका बजाओ। मेरी भी फेवरेट बन गई आपकी टीम के, दोबारा से बजा दो वीर ज़रा। तो बैठ गए सामने। उनकी मिसेस, वो उनकी शायद बेटी की बेटी है, पूरी फैमिली सिक्योरिटी गार्ड बैठे। मैंने बजाया ये वीर ज़रा तेरे लिए हम बीजी है। बोला मजा आया क्या? बोला वो भी बजाओ ना, जान हम देख लो मिट गई दूरियां। अच्छा, वो भी बजाया। अच्छा। तो बोला सब सारे सॉन्ग आते हैं बजा? मैंने बोला हाँ सर सारे सॉन्ग बजा सकता हूँ। तो बोला बहुत अच्छा है। तो बोला एक काम करना, शाम को हम यहाँ पे पार्टी करेंगे, आप आ जाना। अच्छा। मैंने बोला ठीक है सर। तो लिया नंबर मेरा और अपना नंबर दे दिया। अपना? हाँ दे दिया। तो
मैंने शाम को गया, शाम को जब गया मैंने ललित में तो मेरा अपना एक बिजनेस है पश्मीना शॉल का, तो मैंने एक शॉल ले लिया साथ, और उनको गिफ्ट करूंगा मैं। तो गया तो उनको दे दिया। तो फिर वहां पे शाम को बैठे, संतूर बजा रहा हूँ मैं, पूरी फैमिली बैठी हुई है मेरे सामने। उनके जो बड़े बेटे हैं ना, वो भी, उनका भी नॉलेज है, वायलिन बजाते हैं वो। अच्छा। हाँ, उसका इंडियन क्लासिकल की नॉलेज है। ओके। हाँ, तो फिर मैंने बजाया संतूर वहां पे 1-2 घंटा। उनको इतना अच्छा लगा, इतना एंजॉय किया उन्होंने। फिर उन्होंने बोला हम आपको घर बुलाएंगे जल्दी। ओके। तो देखते हैं हम। वाह, बड़ी बात होती है हमारे इतने बड़े मतलब पर्सन के सामने आप बैठ के बजा रहे हो, वो आपको पसंद कर रहे हैं। नहीं, सच में आप मतलब मेरे पास वर्ड्स तो लेस हैं बोलने के लिए, बट कुछ तो बात है। सही बात है। जितने भी मैं आपको बताऊंगा, जितने भी बॉलीवुड के आते हैं ना एक्टर्स यहाँ पे, फिर जब संतूर सिंह, मोस्टली ललित में ही ठहरते हैं मेरे ख्याल से, श्रीनगर में। हाँ, ललित में ठहरते हैं। ललित भी है, फॉर्चून ITC भी है, ताज भी है, बहुत सारे हैं, खैबर भी है। जाते हैं, मतलब श्रीनगर रहेंगे तो यहाँ पे रहेंगे, गुलमर्ग जाएंगे या पहलगाम जाएंगे, वहां पे भी है होटल्स। तो जितने भी यहाँ पे एक्टर्स आते हैं ना, या पॉलिटिशियन आते हैं ना, वो जब संतूर सुनते हैं ना, दिल भर जाता है उनका। मैं आपको बताऊंगा, जब कभी मैं प्ले करता हूँ ना संतूर, अल्लाह की कसम किसी को आंसू आते, टपकते हैं। अरे आपने वो जो बजाया ना, वो मेरे को छू गया यार, तभी मैं यार एक बार, मतलब आंसू टपकते हैं किसी के, क्योंकि कोई इसको दिल से फील करता है ना, म्यूजिक दिल से भी। हाँ, तो कोई रो पड़ता है जब मैं बजाता हूँ, सुबह या कहीं पे भी इवेंट्स होते हैं मेरे, रो पड़ता है। अब किस और बॉलीवुड वाले से आप मिले हो? मैं मिला हूँ, जैक श्रॉफ है, अजय देवगन है, ये शाहरुख खान है। अच्छा, शाहरुख खान के बजाया आपने उनके सामने? हाँ, क्या बोला शाहरुख खान की मुलाकात का पूरा? मैं आपको बताऊंगा। वो कौन सी मूवी आई थी लास्ट ईयर उनकी? I didn't remember, मैं इतनी मूवीज नहीं देखता। लास्ट ईयर वो यहाँ पे आए थे मूवी की शूटिंग करने के लिए। तो फिर वहाँ पे कॉटेज में रुके हुए थे। तो फिर मैं ज्यादा ये भी वीर ज़ारा का, ये शाहरुख खान की मूवी है ना। हाँ, ये जो वीर ज़ारा, नहीं ये नहीं बजाया मैंने, वो बजाया तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, वो बजाया था। तो वहां पे उनसे मिला, बहुत अच्छा लगा। क्या बोला उन्होंने? मतलब बोला आप बहुत अच्छा बजाते हो, बहुत जबरदस्त बजाते हो। तो उन्होंने डिमांड की कुछ बता। हाँ, उन्होंने बोला क्या क्या बजाते हो, मैंने बजा दिया। इस पे ये जैक श्रॉफ उसके सामने बजा, उसको बहुत अच्छा लगा। अजय देवगन आए थे, वो लास्ट ईयर शूटिंग के लिए आए थे, उनके पास चाय भी पी मैंने उनके साथ। क्या बात की साथ में? यही बोला उन्होंने, बेटा कैसा माहौल है यहाँ पे, मतलब इसका कितना सुनते हैं लोग, तो बुलाएंगे आपको, बम्बई बुलाएंगे जल्दी। साजिद वाजिद उनके साथ मैंने बजाया है, वीडियोस है एक, उनके साथ मैंने बजाया है। ये और अभी लास्ट मंथ ये भी आए थे, क्या नाम है उनका, कार्तिक आर्यन, वो भी आए थे। उन्होंने क्या डिमांड की? उन्होंने वो बैठे, वो चुप करके बैठे, सुन रहे थे 2 घंटा बराबर, 2 घंटे सुनते, 2 घंटा बराबर। अच्छा, तो शायद डायरेक्टर ने बोला होगा कि फोटो किसी के साथ लेने, मेरे पास आया, फोटो देख लेंगे आपके साथ। अच्छा। और वो गिटार भी मंगाया आपने ना सिक्योरिटी गार्ड से, गिटार भी मंगाया, और फिर मेरे साथ बजाता, बट वहां पे लोग थे ना, तो उस वजह से नहीं प्ले किया। बहुत अच्छा लगा उनको। इम्तियाज अली के साथ, इम्तियाज अली ने क्या बोला? इम्तियाज अली ने बोला आप कितना, मैंने बिल्ला चाय बजा रहा था सुबह, तो सुन रहे थे, बोला यार क्या बजा, आप सारा बजाते हो इस पे। राहुल शर्मा जो है ना, पंडित शिव कुमार शर्मा के बेटे, जो भी संतूर बजाते हैं, बहुत जबरदस्त संतूर बजाते हैं, इंडियन क्लासिकल। मैं खुद बड़ा फैन हूँ उनका। अच्छा। उनके पापा का भी, यहाँ पे भजन सोपुरी साहब था उनका भी। तो वो एक बार इवेंट के लिए आए थे, लास्ट ईयर आए थे, 2 साल पहले आए थे इवेंट के लिए। तो फिर मैं सुबह संतूर बजा रहा था 2 घंटा नॉन स्टॉप। उन्होंने बोला यार कैसे बजाते हो ये सारे सॉन्ग्स, बॉलीवुड, तो वैसे कैसे बजाते हो? अब जैसे मैं थोड़ा सा, मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो वो वाला सेक्शन है मैं आपको बताऊंगा। पहले जो संतूर होता था ना, पहले स्टार्टिंग में, उसमें खाली 25 ब्रिजेस होते थे, 25 ब्रिजेस होते थे। ये जो आप देख रहे हो ना, जिसपे 3 स्ट्रिंग्स लगी हुई थी, इसमें 4 स्ट्रिंग्स लगी हुई थी, इनको ब्रिजेस बोलते हैं। इनको जिससे हम बजाते हैं इनको मैलेट्स बोलते हैं, मैलेट्स बोलते हैं। कश्मीरी में कलम बोला जाता है, कलम। तो इसमें 25 ब्रिज होते थे। तो
जब कंपोज हुआ, ये इंट्रोड्यूस हुआ बॉलीवुड में, तो इसमें ये 2-4 नोट्स एक्स्ट्रा डालने पड़े, क्योंकि वहां पे नोट्स में नोटेशन कम पड़ जाती थी। तो ये नोट्स की पूरी नॉलेज लेनी पड़ती कि इधर मारूंगा तो ये वाला नोट निकलेगा। हाँ, इसमें क्या होता है, हर किसी इंस्ट्रूमेंट में होता है, खाली इसमें नहीं होता है, हर किसी इंस्ट्रूमेंट में होता है स्केल अपना अपना। हाँ, मतलब इसमें लेफ्ट साइड में मेजर नोट्स हैं, लेफ्ट साइड में माइनर नोट्स हैं, ठीक है ना, राइट साइड में माइनर नोट्स हैं। क्या होता है, जो मैं आपको सुनाऊंगा एक सेकंड के लिए, ये शुद्ध नोट्स उनको बोलता है संस्कृत में, शुद्ध, हिंदी में शुद्ध बोला जाता है, और इंग्लिश स्टोरी में मेजर नोट्स बोला जाता है। सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा, ये मेजर नोट्स हो गए। अब मैं यही बजाऊंगा, सारे गा मा ही बजाऊंगा माइनर नोट्स में, सा रे गा मा पा धा नी सा नी दा पा मा गा रे सा। अब दूसरा बजाओ, टोटल जो सुर है ना, हमने सुना है कि 7 सुर है, असल में 7 सुर नहीं है, इसमें चेंज भी हो जाता है, 12 सुर है, 12 सुर है। तो ये इस साइड वाला जो सेक्शन है इसमें मेजर नोट्स हैं, इस वाले पूरे नहीं, जो ये बीच में पार्टीशन है ना, हाँ, उसके इस साइड वाले में, किस साइड वाले में, इसके इस पार, हाँ, इसके ये नहीं बजता है, ये नहीं बजता है, ये किस काम है, ये ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। ओके, अच्छा, इसकी बैलेंसिंग करने के लिए, हाँ, ओके, ये मैं आपको बताऊं, ये सा है, ठीक है ना, 2 नोट्स चेंज नहीं होते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, मतलब म्यूजिक थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं। सा एंड पा 2 नोट चेंज नहीं होते, सेम रहते हैं, खाली रे है, रे माइनर बन जाता है, अलग है, देखो आप साउंड अलग अलग है। अगर हमने इसको 100 पे रखा है, इसका 50 होता है ना, आधा होता है इसका। सा रे रे गा गा अलग अलग रहता है। सा रे गा म पा दा नी सा नी दा पा म गा रे सा। मतलब जब हमें कोई रोमांटिक बजाना होगा तो इस साइड ज्यादा मेजर नोट्स में बन जाता है, जब हमें सैड सॉन्ग बनाना होगा कोई, तो उसमें माइनर नोट्स यूज हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग, ऐसा नॉलेज भी दे दी आपने। हाँ, मतलब जब हमें कोई सैड कंपोजिशन बनाना होता है ना, उसमें ज्यादा माइनर नोट्स यूज हो जाते हैं, जब रोमांटिक बनता है तो उसमें ज्यादा मेजर नोट्स यूज हो जाते हैं। ओके, तो जैसे अभी फैमिली कोई फंक्शन हो रहा हो, फॉर एग्जांपल, कहीं पे आपको बुलाया, तो किसी ने कोई अलग डिमांड की, वो मैं पे आके बजाता हूँ, कोई यूनिक डिमांड जो आपको भी जो भी होगा बजा लेता हूँ। अच्छा, अब क्या होता है, कोई नहीं सुना होता है इंसान ने, उसको सुन लूंगा यूट्यूब पे, क्योंकि जितना भी बड़ा, कोई भी बड़ा उस्ताद हो ना, प्रैक्टिस के बगैर कोई उस्ताद नहीं बनता है। कितनी देर प्रैक्टिस करते हो इसके अब हर दिन? 2 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, एवरी डे 2 घंटा मेरा प्रैक्टिस रहता है। कोई भी जब आएगा ना, कोई भी बड़ा मतलब आर्टिस्ट हो, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा ना किसी चीज का, तब तक वो नहीं बजा सकता, परफेक्ट नहीं बन सकता। मतलब कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, उसने सुना नहीं होगा, क्योंकि ये सारा सुर पे डिपेंड होता है ना, जो आपके दिमाग में बैठेगा वो आप हाथों से बजा सकते हो। फिर मैं सुनता हूँ यूट्यूब पे, 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट सुनने में, फिर मैं बजाता हूँ आराम। लेकिन क्वाइट टफ, बहुत मुश्किल है ये लग रहा है। इसमें पता है इसमें क्या है, सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें ट्यूनिंग करना होता है। हाँ, वही तो। हाँ, मतलब अगर हम गिटार को लेंगे, गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती है, 6 स्ट्रिंग्स को हमें ट्यूनिंग करने में कितना टाइम लगेगा। अब आप अंदाजा लगाओ कि इसमें 100 स्ट्रिंग्स है, तो 100 स्ट्रिंग्स को ट्यून करना है आपको। तो मतलब गिटार के कंपैरिजन में ये ज्यादा डिफिकल्ट है। गिटार तो कुछ भी नहीं है इसके, मैं आपको बता रहा हूँ, गिटार में 6 स्ट्रिंग्स है, और इसमें 100 है, इसमें 100 स्ट्रिंग्स है। अब आप अंदाजा लगा लो कि 100 स्ट्रिंग्स को ट्यून करना है, ये कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, रबाब ले लो, रबाब में मेन 2 स्ट्रिंग्स होती है। वो आसान है रबाब थोड़ा? रबाब आसान है? आसान कोई भी चीज नहीं है, सब मुश्किल है, सब मुश्किल है। ओके, सिर्फ अगर आप सारे गामा भी बजाओगे वो भी मुश्किल है, खाली प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके इसको सीख सकोगे जल्दी। सो कितने सालों से आप ये कर रहे हैं, लाइक हाउ मेनी इयर्स? 16 ईयर। 16 ईयर से संतूर बजा रहा हूँ मैं। संतूर बजा के आपने क्या क्या एम्पायर बिल्ड किया है, घर वर सब कुछ पूरा? अल्हम्दुलिल्लाह, घर बनाया है, गाड़ी भी लाई है, सब चीज। अभी इसी साल विंटर में मेरा एक शौक था बचपन में ना, क्या मेरा बचपन में, मैं इसीलिए एक बात मैंने पहले कही थी, क्योंकि जब इंसान कभी सोचता है ना कुछ, फिर वो बोलता है, तो ऊपर वाला सुनता है वो बात। मैं आपको बताऊंगा। तो मैं बचपन में सोचता कि अब यार
काश मैं अपने माँ बाप को हज पे लेके जाता, काश मैं अपने माँ बाप को काबा दिखाता, कसम खा के बोलता हूँ। बचपन से ये सपना था मेरे दिमाग में, मेरे दिल में। कब वो जमाना आएगा, कब वो वक्त आएगा और कैसे आएगा। अब लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रा पे गया हुआ था। उम्रा पे गया हुआ था, सारी फैमिली गई हुई थी। मेरी माँ, बाप, एक बच्चा, मैं, तो फैमिली गई हुई थी उम्रा पे। तो ये बचपन में सोचा था। अभी मैं आपको बता रहा था, मैं बचपन में एक बार गया था यहाँ से ना, फोर्श रोड से, हमारा जो डल लेक है ना, डल लेक से गया था, क्योंकि हम रहते हैं दूर बड़गम साइड में, चाडुरा के नीचे। तो बचपन में गया था बड़ों के साथ। फिर मैंने वहां पे ज्यादा गोरे लोग होते थे उस टाइम पे, अंग्रेज शिकारे उकारे में ना, तो अंग्रेज ज्यादा रहते थे। फिर मैंने सोचा यार दिल में इस पे गाड़ी में बैठा हूँ बस में, काश मैं यहीं पे रहता होता। क्या यहीं पे रहते यही है, क्योंकि माहौल अच्छा, सुकून अच्छा, लोग कितने गोरे गोरे लोग, अंग्रेज, तो शिकारे, बोट, डल पूरा क्लीन, अलग ही जन्नत का नजारा दिख रहा था। तो मेरे दिल में निकला काश मैं यहाँ पे होता कभी। फिर 2013 ललित जॉइन किया, वहां रूम भी मिल गया। रोज एवरी डे मैं डल लेक पे रहता था, रोज निशाद बाग में रहता था। फिर फॉर्चून ITC भी ज्वाइन किया। अभी कितने होटल्स में करते हो आप ये? मैं पहले 3 होटल में करता था। ललित, फॉर्चून ITC एंड ऑर्चर्ड। और अभी एक ही है? अभी एक ही है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना। तो जब आप बाहर जाते हो फिर कैसे मैनेज करते हो? जब बाहर जाता हूँ तो अपने स्टूडेंट को भेजता हूँ वहाँ। स्टूडेंट को भेजता हूँ। ओके, तो फिर वो मैनेज हो जाता है। बहुत बढ़िया एंड बहुत इंटरेस्टिंग। और एक सच बात बोलूं, हाँ जी, आप बहुत हम्बल हो, थैंक यू और थैंक यू सो मच, स्वीट और बहुत ग्राउंडेड हो। आपने बुलाया, मैं अभी बहुत दिल खुश हो गया यहाँ पे। मुझे जो इतना दिल खुश हुआ आपका ये मजाक के। एंड आप इतने बड़े बड़े लोगों से भी मिलते हो और लोगों को, उनको भी इतना अच्छा लग रहा है जिन्होंने इतना कुछ करा हुआ है, बिकॉज यू आर डूइंग वेरी ग्रेट और बाय हार्ट कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी हमारा अपना कल्चर होता है ना, मतलब मैं एज ए कश्मीरी हूँ, ठीक है ना, जो भी हमारा अपना कल्चर होता है ना, इसको हमेशा प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, चाहे किसी भी लेके, कोई भी चीज लेके। यही हमारा मोटिव है कि हम जम्मू कश्मीर से, तो हम जम्मू कश्मीर आर्टिस्ट को प्रमोट करना चाहिए। अपने कश्मीर, मतलब अपने कश्मीर को प्रमोट करना है, अपने जम्मू को प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान अगर आप जाओगे वहां पे अपने स्टेट को प्रमोट करते हैं। राजस्थानी म्यूजिक मिलेगा आपको, राजस्थानी कपड़े मिलेंगे आपको, कल्चर मिलेगा। इसलिए मैं भी अपने कश्मीर को प्रमोट करना चाहता हूँ। मतलब कोई भी चीज, इंस्ट्रूमेंट, रबाब, संतूर, अपना पश्मीना हो, शाल। मैं आउट ऑफ स्टेट जाता हूँ इवेंट के लिए, मैं शाल लगा के जाता हूँ, अपना कल्चर है। बिल्कुल बिल्कुल। कभी ये आपको उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला ने बुलाया? हाँ, बढ़िया। उनके साथ भी है, इस पे देखो इंस्टाग्राम पे। ओके, उनके सामने मैंने कितनी बार परफॉर्म किया है, बहुत बार। आप तो बहुत ऐसे घर वाला ही पहचान होगा। 10-20 बार मैंने लगभग किया होगा उनके सामने परफॉर्म। ओके। मोहब्बत मुफ्ती जी, ये उमर अब्दुल्ला साहब, ये फारूक अब्दुल्ला साहब, सबके सामने। ओके, वेरी ग्रेट, बहुत मजा आया। थैंक यू। एंड ऐसे लोगों से मिलके सच में दिल बहुत खुश हो जाता है। एंड आई डोंट हैव वर्ड्स की मतलब एक्सप्लेन करूं, आपकी तारीफ कैसे करूं, बट यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू ब्रदर, बहुत अच्छा लगा। कभी जम्मू आओगे डेफिनेटली लेट मी नो। जरूर, इंशाल्लाह हम आपका और आपको इन्फॉर्म करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपके बारे में वहां पे सबको फैला दूंगा। होपफुली आपको अब जम्मू से भी बुकिंग्स मिलेंगी। जरूर इंशाल्लाह, क्यों नहीं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। वेलकम।